आगे सब लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो आज अपन शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या पढ़ने वाले अपन? जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं इससे पहले तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कॉपर अगर 1 ग्राम है, उस 1 ग्राम कॉपर में कितने एटम होंगे, ताकि पता पड़ेगा अपन को कि एटम की साइज क्या होने वाली है। क्वेश्चन क्या है कि 1 ग्राम कॉपर है, उस 1 ग्राम कॉपर में कितने एटम है। तो तुम कैलकुलेट करो, वीडियो रोको, पहले सॉल्व करो और कितने आ रहे हो मुझे कमेंट करो। पहले सबसे पहले कमेंट करो, फिर अपन शुरू करते हैं इसको चैप्टर को। वीडियो रोक दी, सॉल्व करो पहले इसको कि 1 ग्राम कॉपर में कितने एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ कॉपर। उससे अपन को रिलेटिव पता पड़ेगा कि कॉपर है एक एटम की साइज कितनी हो सकती है। ठीक है, देखते हैं इसको अपन शुरू करें। ये देखना, एक बड़ा मोल निकालने का तरीका अपन है n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n बाय Na। ये पढ़ा अपन ने, ठीक है। इसको यूज करते हैं अपन। देखना कॉपर कितना है, 1 ग्राम है, m की जगह दिया मैंने 1, कैपिटल M। कॉपर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 63.55, इतना होता है, ठीक है। n अपन को निकालना है, कितने एटम है नहीं पता, Na की वैल्यू तुम्हें पता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इतने होते हैं। तो डिवाइड में था, उसको उधर भेजते हैं अपन। तो क्या आएगा n की वैल्यू, क्या आएगा 6.022 10 टू पावर 23 डिवाइड बाय 63.55। ये 60 के आसपास है, ये 63 के आसपास है, पॉइंट है, तो अप्रोक्स कितना आएगा 0.9 के आसपास आएगा, लेकिन 0.09 के आसपास आएगा। तो 0.09 अप्रोक्स आएगा, इतना कुछ और भी आएगा 485 के आसपास लग देते अपन, कुछ ना कुछ लगा देते हैं, इंटू 10 टू पावर 23। क्या किया मैंने 6.022 को 63.5 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 0.0948 10 टू पावर 23 अप्रोक्स लिखा मैंने, कुछ अलग आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। पॉइंट को पीछे लेता हूँ मैं, 2 डिजिट पीछे ले रहा हूँ मैं, तो 9.48 इंटू 10 टू पावर 21 एटम। इसका मतलब अगर 1 ग्राम कॉपर इतू सा, उस 1 ग्राम कॉपर में कितने एटम है 10 टू पावर 21। इसका मतलब 9.4 के पीछे कितने लगाओ 21 जोड़ लगा दो, यूनिट, टेंस, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ करते रहो, कितने 21 जीरो। 1 ग्राम में इतने से डॉट के अंदर होगा, सिर्फ एक डॉट के अंदर कितने हैं, इतने सारे एटम है। अब उस एटम का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बता, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि सिर्फ 1 ग्राम में इतने सारे एटम है और अब उस एक एटम का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है कि कैसा दिखता है वो, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, प्रोटॉन है कि नहीं है, उसके अंदर का अरेंजमेंट देखना अपन को, साइज कितनी होती है वो। तो है ना इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा, किसी दिख नहीं रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो इतना एडवांस हो गया अपन केमिस्ट्री के अंदर। शुरू करें चैप्टर को अपन, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितने हैं, इतने सारे कॉपर के एटम प्रेजेंट है। तो साइज कितनी होगी देख लो तुम, साइज कितनी छोटी होने वाली है, बहुत छोटी होगी, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर एटम है, तो एटम के स्ट्रक्चर की अलग अलग थ्योरी आई, अलग अलग लोगों ने अपने मॉडल बनाए। तो सबसे पहला आया था थॉमसन मॉडल। कौन था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन ने क्या बोला कि कोई भी एटम है वो कैसा दिखता है, एक स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेयर की तरह है, और स्फेयर कैसा है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है। उसमें जगह जगह पे कौन है, इलेक्ट्रॉन लगा रखे उसने, ठीक है। तो एटम क्या है, उसने क्या बोला, एटम कैसा होगा, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फेयर की तरह वो, ठीक है। और जगह जगह पे कौन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, एम्बेडेड, फंसे हुए हैं, जगह जगह कौन है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, ठीक है। ये उसने बोला, थॉमसन का मॉडल था, तो छोटा सा बनाया इसने। फिर इसमें एक चीज, मेन चीज क्या बताई इसने, कि इसके जो अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनका नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल है, टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है, ठीक है। क्या बोला उसने कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनकी वजह से नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल है, उस एटम का जो पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज उसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि एटम कैसा है, कैसा है, न्यूट्रल है। एटम कैसा है, न्यूट्रल है वो, मतलब ना तो प्लस है ना माइनस है, ठीक है। तो इसने बोला, फिर इसने इसको कंपेयर किया था अपन ने, इसके अलग नाम भी रखे। क्या नाम रखे,
एक इसने बोला वाटरमेलन मॉडल, तरबूजा मॉडल। क्या है? वाटरमेलन। इसने कंपेयर किससे किया इसको? वाटरमेलन। तरबूज होता है तो तरबूज का जो अंदर जो सीड्स होते हैं वो तो किसकी तरह है? इलेक्ट्रॉन की तरह। किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन की तरह। और जो खाने वाला पोर्शन है तरबूज के अंदर वो क्या? पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्या बोला उसने उसको? वाटरमेलन मॉडल भी बोला। ठीक है, फिर उसने एक और नाम बोला उसका, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोला? प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग क्या होता है? जैसे वो केक होता है, केक की तरह होता है पुडिंग। और प्लम क्या होता है? उसमें लगे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो उसने कंपेयर किससे किया? प्लम पुडिंग से, क्योंकि केक है, केक में जगह जगह ड्राई फ्रूट लगा रखे, किशमिश लगा रखी, जो भी है, तो वो उसकी तरह कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो पुडिंग है पॉजिटिव चार्ज और जो प्लम है वो किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की तरह। तो ये इसके मॉडल था। ठीक है, किस से कंपेयर किया इसने? वाटरमेलन से कंपेयर कर दिया था और प्लम पुडिंग से कंपेयर किया। एक और नाम रखते हैं यहाँ पे, रेजिन पुडिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मेन चीज क्या थी यहाँ पे? यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, फंसे हुए हैं। दूसरा क्या था कि टोटल इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब एटम कैसा हुआ? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। पर इसमें लिमिटेशन थी, कुछ दिक्कतें थी। क्या लिमिटेशन थी? मेनली 3 लिमिटेशन थी। फर्स्ट तो ये कि 1911 में 1911 के आसपास रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे को स्ट्राइक कराया था, वही पढ़ने वाला थोड़ी देर बाद में। तो उस अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो ऑब्जर्वेशन थे उसके, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये कौन? थॉमसन। ठीक है, जो अल्फा रे के एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन थे उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहला तो ये। दूसरा ये कि जो थॉमसन का जो मॉडल है वो कैसा? स्टैटिक मॉडल है। कैसा है? स्टैटिक। स्टैटिक मॉडल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? स्टैटिक है, रुके हुए हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिवॉल्व करते थे, घूमते रहते हैं वो। ठीक है, तो ये लिमिटेशन थी सेकंड। थर्ड लिमिटेशन ये थी कि जो एटम इसने लिया उसको यूनिफॉर्मली मास कर दिया, कि जो मास क्या है? यूनिफॉर्म है। मास कैसे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर। ठीक है, तो 3 लिमिटेशन थी, इसलिए इसको अपन बाद में फ्लॉप कर दिया। पहले क्या थी कि 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने अल्फा रे का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके जो ऑब्जर्वेशन थे उसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा क्या था कि जो इसका जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल, वो कैसा है? स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं अपनी जगह पे, पर एक्चुअल में कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, और थर्ड लिमिटेशन क्या थी कि इसने मास को क्या किया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया सब जगह मास क्या है? सेम है, पर एक्चुअल ऐसा नहीं था। तो ये लिमिटेशन थी, इसको अपन ने फ्लॉप कर दिया। फिर बाद में कौन आया? रदरफोर्ड आया। तो उसको समझते रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अपन पहले। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर पढ़ते हैं अपन रदरफोर्ड को। सेकंड मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको बोलते हैं अपन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, इसमें क्या था? पहले अरेंजमेंट समझते अपन। अब डायग्राम देखो ध्यान से तुम। डायग्राम है, उसमें लिखा अल्फा पार्टिकल एमिटर, कहीं पे दिख गया? ठीक है, अल्फा पार्टिकल एमिटर। ठीक है, फिर उसको देखो उसके चारों एक बॉक्स बना होगा, एक बॉक्स बना क्यूबॉइड शेप का, ब्लैक कलर का। ठीक है, दिख गया? एक तुम्हें वर्ड मिला होगा स्लिट, दिखा? स्लिट वर्ड। ठीक है, एक लिखा गोल्ड फॉइल मिला होगा तुम्हें, कई वर्ड दिख गया? गोल्ड फॉइल। और एक और लिखा होगा, क्या लिखा होगा? डिटेक्टिंग स्क्रीन। 4 वर्ड मिले। अब इसमें मेन चीज समझते हैं अपन के अरेंजमेंट में जो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, टेक्निकली क्या क्या चीज समझनी है वो समझते हैं। तो पहला है कि जो अल्फा सोर्स है, वो अल्फा सोर्स किसको लिया था उसने? कि कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था? तो कौन सा लिया था? रेडियम। क्लियर है? जो अल्फा सोर्स है जहां से अल्फा रे बाहर निकल रहे वो कौन सा था? रेडियम था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अल्फा पार्टिकल एक्चुअली है क्या? अल्फा रे क्या होती है? तो अल्फा रे होती है हीलियम डबल आयोनाइज पार्टिकल है, कि हीलियम है He, उस पर +2, तो He+2 को बोलते हैं अपन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, डबली आयोनाइज हीलियम पार्टिकल होते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, थर्ड कि जो अल्फा पार्टिकल है उसको बॉक्स में बंद कर रखा अपन ने, दिख रहा है? क्यूबॉइड शेप में, ब्लैक कलर का दिख रहा होगा क्यूबॉइड। तो बॉक्स में बंद क्यों किया? क्यों बंद किया? क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है? अगर बॉक्स में बंद नहीं किया, वो बॉक्स पहला था है किसका? वो है लेड का, पीबी का। किसका बना हुआ? वो लेड का।
और उसमें सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह पे होल है, वहां से अल्फा रे बाहर आएंगे, बाकी सब जगह से अल्फा रे बाहर नहीं आएगी, ताकि क्या होगा जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उनकी बॉडी को कोई हार्म नहीं हो, उनको नुकसान नहीं पहुंचे। तो पीबी है लेड, लेड से क्या कर दिया अपन ने, अल्फा सोर्स रेडियम को पैक कर दिया अपन ने, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर खास करके जो डॉक्टर होते हैं उनकी जो ड्रेस होती है ऑपरेशन करते वक्त, तो जो डॉक्टर की जो ड्रेस है वो भी किसकी बनी हुई है, किसकी बनी होती है, लेड की बनी होती है। क्यों? ताकि जो ऑपरेशन के टाइम में रेडिएशन अगर बाहर निकल रही है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और उनकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचे, ठीक है। फिर इसके बाद में आया कि गोल्ड फॉइल मिला। तो जो गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, दो रीजन है उसके। गोल्ड फॉइल ली थी, क्यों ली, दो रीजन है। पहला तो ये है कि जो गोल्ड है वो क्या है, हाईली मेलिएबल है। कैसा है, हाईली मेलिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको तुम ठोक ठोक के एकदम पतली सी थिन शीट बना सकते हो, एकदम पतली थिन शीट बना सकते हो। क्लियर है। दूसरा क्या था कि गोल्ड फॉइल लेने का रीजन एक और था कि जो गोल्ड है वो क्या हैवी मेटल है, इसका मास कितना होता है 197 के आसपास मास होता है उसका, ठीक है। मास कितना होता है 197। अब हैवी मास होने से बेनिफिट क्या होगा, बड़ी थोड़ी देर बाद समझते हैं अपन एक्सपेरिमेंट के बाद में अपन, ठीक है। फिर एक दिख रहा होगा तुम्हें डिटेक्टिंग स्क्रीन, वो क्या कर रही है, वो क्या डिटेक्ट कर रही है, नाम पता है डिटेक्ट। क्या डिटेक्ट करने वाली है वो कि जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं अपने पास में, डिटेक्ट भी तो करना उनको, ठीक है। फिर जो स्क्रीन है तो डिटेक्टिंग स्क्रीन, वहां पे एक जो एक लेयर होती है जिंक सल्फाइड की, ZnS की। किसकी होती है, ZnS जिंक सल्फाइड की। वो क्या करती है कि जैसे अल्फा पार्टिकल आएंगे तो उनको वहां पे स्ट्राइक करेंगे सरफेस से, तो वह चमकेगा, फ्लोरोसेंस जनरेट होगा वहां पे। क्या होगा, चमकेगी वो सरफेस, फ्लोरोसेंस जनरेट होगा। तो ये इतनी सारी मेन चीजें थी, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, पीबी का बना हुआ था बॉक्स वो, ठीक है। सोर्स कौन सा था, सोर्स कौन सा था, रेडियम लिया था उस टाइम पे उसने, दूसरा ले सकते तुम, ठीक है। तीसरा क्या था कि जो हीलियम पार्टिकल है उस पर +2, उससे बोलते हैं अपन अल्फा पार्टिकल। डबली आयोनाइज हीलियम पार्टिकल बोलते हैं अपन, अल्फा बोलते हैं, ठीक है। फिर आया था गोल्ड को क्यों लिया, Au क्यों लिया, क्योंकि हाईली मेलिएबल है, ठीक है। तो इसकी थिन शीट बना सकते हो तुम, एकदम थिन शीट, थिन शीट। और कितनी बनाई थी उसने, लगभग अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ मीटर थिकनेस ली थी उसने, 10⁻⁷ मीटर के आसपास। दूसरा क्या है, ये हैवी मेटल है, दूसरा क्या है, हैवी मेटल है, ये था, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आया था, डिटेक्टिंग स्क्रीन। डिटेक्टिंग स्क्रीन वो क्या थी, क्या कर रही थी, डिटेक्ट कर रही थी, क्या, अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करना है। उसके लिए आया था ZnS जिंक सल्फाइड। ये क्या होता है, जैसे ही उस पर अल्फा पार्टिकल टकराएंगे तो क्या चमकेगा, ये फ्लोरोसेंस आएगा, ठीक है। डिटेक्टिंग स्क्रीन थी यहाँ पे। तो ये मेन अरेंजमेंट था इतना सा, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन इसका एक्सपेरिमेंट। तो ये तो एक्सपेरिमेंट सेटअप कर लिया अपन ने कि ये चीजें थी उसके अंदर, ठीक है। इसका क्या काम होता है, लेड का देख लिया अपन ने, क्या काम होता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, कि जो अल्फा पार्टिकल आने वाले वो उनको एब्जॉर्ब करना, बाकी सब डायरेक्शन में। सिर्फ और सिर्फ एक होल रखा उसने, वहां से बाहर आ गया था सिर्फ, बाकी सबको उसने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब करना था, ठीक है। सोर्स रेडियम लिया, ये हो गया। अब समझते हैं अपन एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ क्या, ठीक है। अब डायग्राम देखो ध्यान से तुम, दोबारा मिल गया डायग्राम। अब उसमें देखो जो जैसे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं सोर्स से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, गोल्ड के एटम दिख रहे तुम्हें, तो उस गोल्ड के एटम में से कुछ तो सीधे बाहर निकल गए, स्ट्रेट दिख गए। मैक्सिमम जो थे, मैक्सिमम क्या हो गया, एकदम स्ट्रेट आर पार हो गए। उनमें से कुछ जो थे, फ्यू एलिमेंट, फ्यू जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो गए, कुछ ना कुछ एंगल पे डेविएट हो गए, मुड़ गए थोड़े बहुत। और अप्रोक्सीमेटली एक एलिमेंट, एक अल्फा पार्टिकल कितने में से, 20,000 में से वापस 180 पे बैक आ गया, वो बैक आ गया 180 पे, ठीक है। उसको अपन समझते हैं अपन यहाँ पे, इधर देखो आप। तो उसने क्या देखा कि सपोज एक एटम है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं इसको, ठीक है। तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे चले गए, ठीक है। क्या चले गए, एकदम स्ट्रेट चले गए अल्फा पार्टिकल, सबके सब अल्फा पार्टिकल। कुछ क्या देखा उसने कि जा रहे थे इधर और थोड़े से मुड़ गए, मुड़ गए। कुछ और क्या देखे इसने कि जा रहे थे इधर, मुड़ गए कुछ ना कुछ, तो कुछ अल्फा पार्टिकल हो गए, डेविएट हो गए, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली एक 20,000 में से कि उधर जा रहा था, इधर गया, फिर टकरा के वापस आ गया और वापस बैक हो गया, वो कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। तो तीन चीजें ऑब्जर्व की इसने। पहला पॉइंट क्या था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, अनडेविएटेड पार कर गए, मतलब स्ट्रेट पास हो गए, ठीक है। दूसरा क्या था कि वेरी फ्यू, उनमें से बहुत कम अल्फा पार्टिकल हो गए डेविएट हो गए, कुछ मुड़ के 10 डिग्री पे, 20 पे, 30 पे, 80 पे मुड़ गए कुछ ना कुछ, ठीक है।
और अप्रोक्सीमेटली 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल हो गया 180 वापस आ गया, जैसे जा रहा था ऐसे गया वापस, ऐसे कैसे वापस आ गया ये, ठीक है। अब किसी बुक में लिखा हुआ है 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, किसी गाइड में लिखा हुआ 8,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, वो रिलेटिवली लिख रखा उन्होंने कंपैरिजन करने के लिए बहुत कम, उसका मतलब क्या है कि बहुत कम, वेरी फ्यू क्या होंगे 180 वापस बैक आ जाएगा वो। तो ये था उसका ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला वो अपन समझते हैं, ठीक है। तीनों ऑब्जर्वेशन है, वो तीनों से निकला कंक्लूजन अपन समझते। देखो पहला उसका क्या था ऑब्जर्वेशन कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, गोज स्ट्रेट अनडेविएटेड, स्ट्रेट निकल के बिना मुड़े। इसका मतलब जो मैक्सिमम जगह है वो कैसी है, खाली है। क्या पहला पॉइंट क्या पता पड़ा कि मैक्सिमम स्पेस कैसा है, एम्प्टी है, किसका, एटम का, ठीक है। कि एटम का जो मैक्सिमम स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी है। क्यों, कैसे पता पड़ा कि सीधे सीधे चले गए मैक्सिमम, तो मतलब खाली जगह थी। दूसरा देखते हैं अपन कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो जा रहे थे ऐसे, और यहाँ जाने में थोड़े मुड़ गए अपने आप ही, वो क्या थे, मुड़ गए, कोई इधर मुड़ रहे, कुछ पीछे की तरफ मुड़ गए, कोई इधर मुड़ गए। तो मुझे बताओ कि सीधा जा रहा था ये और ये मुड़ गया, अपने आप तो मुड़ेगा नहीं, कोई फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे तभी मुड़ेगा। क्या था कि जा रहा था ऐसे ये और मुड़ गया, इसका मतलब कोई फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, वही उसको मोड़ सकता है वो। अब फोर्स कौन लगा सकता है, तो उसने देखा सेंटर में कुछ ना कुछ हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जो फोर्स लगा रहा हो, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है। फिर उसने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कैसे होते हैं, डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। क्या होते हैं, 2He4, ये होते हैं 2He4, और ऊपर कितना आता है, +2 होता है, हीलियम पे +2। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल तो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज मुड़ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो गया किसी से, तो कौन रिपेल करेगा पॉजिटिव वाले को, क्या नेगेटिव कर सकता है यहाँ पे, नहीं, वो तो अट्रैक्ट करेगा। अगर ये नीचे मुड़ जाता इसका मतलब तो नेगेटिव होता वहां पे, पर रिपेल हो गया तो दूर भाग गया, और दूर जा रहा है, रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब सेंटर में कौन है सेंटर में, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सेकंड कंक्लूजन है कि सेंटर में कौन है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पता पड़ा कैसे किया अपन ने, लॉजिक कैसे लगाया कि जा रहा था स्ट्रेट, मुड़ गया, मतलब रिपल्शन हो गया, दूर जा रहा है, वो रिपल्सिव फोर्स है। और रिपल्शन किसको हो रहा है, हीलियम को, मतलब अल्फा पार्टिकल को। अल्फा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव को रिपेल करना है, कौन करेगा, प्लस वाला करेगा। इसका मतलब सेंटर में कोई ना कोई चीज है, वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बाद में उसका नाम रखा उसने और उसको बोला न्यूक्लियस। क्या बोला, न्यूक्लियस बोल दिया उसने कि न्यूक्लियस में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और बाद में प्रोटॉन नाम आया था कि प्रोटॉन है सेंटर में, ठीक है। अभी पता पड़ा कि पॉजिटिव चार्ज है। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं कि थर्ड वाला क्या था कि ये स्टेट जा रहा था, एकदम सेंटर की तरफ जा रहा था, फिर यहाँ गया ना, वापस आ गया पीछे। अब वापस क्यों है ऐसे पीछे, इसको देखते हैं अपन। एक काम करें, ऐसे समझते हैं, सपोज ये पेज है मेरे पास में, ठीक है, ये पेज है, ठीक है। अभी जो पेज है, अगर मैं इसमें बॉल थ्रो करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो पेज है इस पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक बॉल को थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। बॉल ली, फेंकी मैंने, और ऐसा पकड़ के रखा मैंने, क्या होगा, बॉल जाएगी इसमें से, निकल जाएगी आर पर होके, पेज फट जाएगा और बाहर निकल जाएगी, ये होगा। अगर ये सेम चीज, ये दीवार है यहाँ पे, सपोज ये बोर्ड है, दीवार है पीछे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बॉल थ्रो करता हूँ दीवार पे, अब क्या होगा, बॉल जाएगी, टकराएगी, वापस आ जाएगी। तो दोनों फर्क क्या था कि जब मैंने कागज रखा तब तो क्या हुआ कि टकराई नहीं, क्या हुई, आर पार चली गई, उसको फाड़ते हुए बाहर निकल गई। लेकिन जैसे दीवार थी तो क्या होगा, मैंने बॉल फेंकी, टकरा के पीछे आ गई। तो जो कागज है वो कैसा था, हल्का था, लाइट वेट था उसका, और दीवार कैसी है, हैवी है। अब यहाँ लगाओ लॉजिक कि वो जा रहा था इधर क्या ना, पीछे आ गया। इसका मतलब जिससे वो टकराने वाला है वो क्या, एकदम हैवी मास है, ठीक है। तो क्या पता पड़ा इसको कि सेंटर में क्या है, हैवी मास है। क्लियर हुआ, सेंटर में क्या है, हैवी मास है। और क्या है, पूरा का पूरा मास का सेंटर पे ही है, थोड़ा बहुत एकदम बहुत कम होगा वो पेरिफेरी के वहां पे है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। तो तीन कंक्लूजन हुए कि सेंटर में एकदम हैवी मास है। अब आया एक क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा था कि गोल्ड क्यों लिया। एक तो था कि थिन शीट बनेगी, ठीक है, वो तो बना लिया अपन ने। दूसरा क्या था, ये रीजन था, हैवी मास। उससे क्या हुआ, अगर वहां पे लाइट मास होता, अगर गोल्ड की जगह दूसरा मेटल ले लेता वो, तो उस पर स्ट्राइक करो, क्या होगा, वो अल्फा पार्टिकल उसमें से पार निकल जाएगा, आर पार निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड लेने से क्या बेनिफिट हुआ कि वो अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा, वो हिलेगा नहीं वो, तो अल्फा पार्टिकल ऑब्वियस बैक ट्रैक हो गए, ठीक है। तो तीन ऑब्जर्वेशन थे, उसके तीन कंक्लूजन हो गए। क्लियर है। पहला क्या था
कि स्ट्रेट निकल के मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम स्पेस कैसा है, एम्प्टी है, एटम की बात चल रही। दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल मुड़ गए, अल्फा पार्टिकल थे पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले मुड़ रहे, इसका मतलब रिपल्शन हो रहा होगा तभी मुड़ रहे वो, और रिपल्शन कौन करेगा, पॉजिटिव वाला। इसका मतलब सेंटर में क्या पॉजिटिव चार्ज है, बाद में न्यूक्लियस बोला उसको, और कौन सा होता है वो प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है। थर्ड चीज क्या आई कि वो जा रही थी ना और पीछे आ गया पार्टिकल, इसका मतलब सेंटर में एकदम हैवी मास है, और हैवी मास क्या है, टोटल मास है, वो कहाँ पे है, सेंटर पे, ठीक है। तो ये तीन इसके क्या थे, कंक्लूजन निकल गए। पहले क्या पढ़ा अपन ने, एक्सपेरिमेंट का सेटअप पढ़ा कि कौन कौन सा क्या काम कर रहा है, कोल्ड क्या काम कर रहा है, जेडएनएस क्या काम कर रहा है, स्किन क्यों लगाई, लहरी का क्या काम है। दूसरा क्या पढ़ा, उसका ऑब्जर्वेशन के पार निकल गए ना, मुड़ गए ना, स्ट्रेट आ गए ना, बैक आ गए ना, वो पढ़ लिया। थर्ड क्या है, ये वाला कि इससे कंक्लूजन निकाले अपन नहीं है। अब उसने बनाया मॉडल, इनको देख के क्या बनाया अपने, मॉडल बनाया। अब उसके कुछ पॉइंट समझते हैं अपन। पहला पॉइंट, उसने बोला कि जो एटम है, एटम का जो टोटल मास है वो उसके सेंटर पे है। पहला पॉइंट देखो, हो गया क्लियर, टोटल मास का है सेंटर पे, उसको क्या बोला उसने, न्यूक्लियस बोला। क्या बोला, न्यूक्लियस में, पहला पॉइंट है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन है, कौन है, प्रोटॉन है। अभी उसने इतने जान बोला था, न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था उसको, उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। क्या बोला, प्रोटॉन है। पहला पॉइंट क्लियर कि जो एटम है उसका टोटल मास कहाँ पे है, सेंटर पे, और क्या नाम रखा उसको, न्यूक्लियस बोला, और न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा बात है साइज की, तो उसने बोला जो एटम है, एटम की जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास है, इस ऑर्डर की होगी, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो किस ऑर्डर का है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होगा। सेंटीमीटर में बदलोगे तो -8 और -13 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बताया उसने, साइज के बारे में बताया कि एटम की साइज इस ऑर्डर की होगी, 10⁻⁻10 मीटर, या बोलते हैं एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको। और न्यूक्लियस किस ऑर्डर का होगा, 10⁻⁻15 मीटर का ऑर्डर का होगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट और बोला उसने कि जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस आने वाला है, उस न्यूक्लियस की जो साइज है, मतलब रेडियस, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ न्यूक्लियन पे। क्या बढ़ा है, न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन की 1/3 पावर के, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ न्यूक्लियन पे डिपेंड करेगा। अब तुम बोलोगे सर न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लियन का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों का सम, ठीक है। न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो भी है उनको बोलते हैं, मिला क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो रेडियस है किसकी, न्यूक्लियस की, किसकी रेडियस है, न्यूक्लियस की, किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब रूट ऑफ न्यूक्लियन। इसको उसने ऐसे लिखा कि R प्रोपोर्शनल A की पावर 1/3। एक है न्यूक्लियन, मतलब मास, उसका मास टोटल। फिर इसको हटाया इसने, कांस्टेंट आया यहाँ पे, उसको लगते उसने R0। क्या रख दिया, R0। तो एक रिलेशन आ गया इसका आपस में कि न्यूक्लियस की जो साइज है वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगी, और उसकी 1/3 के क्यूब रूट पावर के। अब जो R0 एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है, याद रखना मत, कोई फायदा नहीं है, 1.33 10⁻⁻13 के आसपास होती है। इसकी वैल्यू है, वो अपने काम की नहीं है, सिर्फ लिख दीजिए। तो सेकंड पॉइंट में दो चीजें थी, क्या कहता, एटम की साइज बताई उसने, इस ऑर्डर का है, और क्या बताया कि जो रेडियस है न्यूक्लियस की, वो न्यूक्लियन की 1/3 पावर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर बाद में बताया फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आया, उसमें ये बोला कि जो न्यूक्लियस है, जैसे सेंटर में अगर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अलावा जो पोर्शन बच गया उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट या रीजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में कौन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये उसने बोला थर्ड पॉइंट में या फोर्थ पॉइंट, जो भी नंबर दो तुम, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, वहां पे कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे। इसका मतलब एटम कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन जो घूमने वाला है कहाँ घूमेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस के अलावा जो बच गया पार्ट वहां पे घूमेंगे, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इसका मतलब एटम कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे, क्या घूम रहे, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे तो सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा है, माइनस चार्ज। तो प्लस और माइनस के जो फोर्स लगेगा, क्या कौन सा लगता है, कूलम्ब फोर्स बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, कूलम्ब फोर्स, COULOMB, कूलम्ब फोर्स बोलो, या बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये कहाँ लगने वाला है, प्लस और माइनस के बीच में लग रहा है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज घूम रहा है सपोज यहाँ पे, तो उनके बीच में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
वो सर्कुलर मोशन में किससे बैलेंस होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, CENTRIFUGAL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये बैलेंस होने वाला है। ठीक है, ये इसने नेक्स्ट पॉइंट बोला। क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में और सर्कुलर मोशन हो रही है, तो इसमें एक फोर्स लगने वाला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। कौन सा लगने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक और नाम क्या? कूलम्ब फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किससे बैलेंस होगा? सर्कुलर मोशन के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस होगा। क्लियर है, इतना हो गया। फिर लास्ट में एक और पॉइंट बोल दिया उसने कि ये जो मॉडल है एटम का, थॉमसन मॉडल, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल, वो किसके इक्वल है? अपने सोलर सिस्टम है उसके इक्वल है। किससे कंपेयर किया उसने? सोलर सिस्टम से कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया उसने? कि जैसे जो सन होता है, सन सेंटर में और बाकी सब के सब जो प्लेनेट है वो घूम रहे हैं, बाकी सब रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर। ऐसे क्या सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। ये बोला एटम है, एटम के सेंटर में तो न्यूक्लियस, ठीक है। अब चारों कौन घूम रहे हैं? उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो सन को किसके इक्विवेलेंट मान लिया उसने? एटम के, न्यूक्लियस के। और जो प्लेनेट घूम रहे थे अलग अलग, अर्थ घूम रही है, जुपिटर घूम रहा है, मार्स घूम रहा है, वो किसके इक्वल है? इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के इक्वल मान दिया उसने। तो ये क्या कर दिया उसने? सोलर सिस्टम के इक्विवेलेंट मान दिया उसने। तो ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के पॉइंट थे। ठीक है, वापिस देखो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या बोला कि जो एटम है उसका जो टोटल मास कहाँ पे है? उसके सेंटर में है। ठीक है, सेंटर में है। और कैसा? वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्या नाम रखा उसका? क्या रखा था उसने? न्यूक्लियस। और अंदर कौन होता है? प्रोटॉन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोला? साइज के बारे में बताया कि जो एटम है उसकी साइज कितनी होगी? 10⁻⁻10 मीटर के आसपास, और न्यूक्लियस की साइज कितनी होगी? 10⁻⁻15 मीटर के आसपास। ठीक है, फिर इसमें एक और पॉइंट था, सेकंड के अंदर ही था, कि जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? क्यूब रूट ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उनका सम कर दो। मतलब 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन, तो कितना आएगा? 12, 1/3 ऑफ 12, 12 की पावर 1/3, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, एक कांस्टेंट आया, उसकी वैल्यू याद रखो, मतलब को फर्क नहीं पड़ता कोई। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? ये बता दिया इसने सेकंड पॉइंट के सब पार्ट में। फिर थर्ड क्या है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कहाँ घूमेगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में घूमेगा, मतलब न्यूक्लियस के अलावा बचा हुआ पार्ट है। भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और घूमते हुए जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके एटम में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। इसका मतलब एटम कैसा हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या आया कि सर्कुलर मोशन घूम रही है, सर्कुलर मोशन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे बैलेंस होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। तो ये था उसका रदरफोर्ड का अपने एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो क्या पढ़ा था अपन ने? थॉमसन मॉडल पढ़ा, फिर इसके पढ़ लिया अपन ने लिमिटेशन, फिर पढ़ा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, सेटअप पढ़ लिया पहले कि क्या क्या अरेंजमेंट था उसके अंदर, फिर पढ़ा उसका ऑब्जर्वेशन, फिर पढ़ा उसका कंक्लूजन, और फिर अभी क्या पढ़ा अपन ने? अभी क्या पढ़ा? ये इसके एटॉमिक मॉडल के पॉइंट पढ़ लिया अपन ने, 4-5 पॉइंट। ठीक है, अब इसकी पढ़ते लिमिटेशन कि क्या दिक्कत थी इसके अंदर, कुछ दिक्कतें भी थे इसके अंदर, क्या है वो अपन समझते हैं। ये जो पॉइंट है ये सब सिस्टमेटिक लिखे हुए हैं, नोट्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओ क्लिक करो खाली और लिख दो सिस्टमेटिक कॉपी के अंदर पूरा पूरा सिस्टमेटिक लिख रखा है, एकदम परफेक्ट नोट्स है, नोट्स एकदम परफेक्ट है। अब पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशन कि रदरफोर्ड मॉडल है, उसकी 2 लिमिटेशन थी मेजर। रदरफोर्ड मॉडल ये तो पढ़ लिया अपन ने, अब उसकी पढ़ते लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में ये है, पहला पॉइंट ये कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये यहाँ पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो घूमने से क्या होगा? एनर्जी को रेडिएट करेगा। रेडिएट का मतलब एमिट करना, क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट करेगा। रेडिएट का मतलब क्या होता है? रेडिएट का मतलब एमिट करना, बाहर निकालना। तो जैसे एनर्जी कम होगी इसकी घूमने की वजह से, एनर्जी रेडिएट हो रही है, कम हो गया एनर्जी, तो सेंटर पे कौन है? न्यूक्लियस है, वो क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स लगा के। तो धीरे धीरे क्या होना चाहिए कि ये फोर्स लग रहा है वो धीरे धीरे पास में आ जाएगा। ऐसे कैसे घूम रहा था ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे था, ऐसे घूमते घूमते धीरे धीरे क्या होगा? थोड़ी देर क्लोज आ जाएगा ये, और स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए लास्ट में क्या होगा? ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? आ जाएगा ये। इसका मतलब क्या हो गया? एटम कैसा हो गया? ये अनस्टेबल हो गया। कैसा है एटम? अनस्टेबल है। वापस देखो क्या पॉइंट था। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, एक्सीलरेटर मोशन है, तो घूमते घूमते क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, तो एनर्जी उसकी कम होने वाली इलेक्ट्रॉन की,
कम होगी तो क्या हो, फोर्स लगने वाला है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, तो घूमते घूमते क्या हो गई, ये स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए क्या आ गया, न्यूक्लियस में आ गया। इसका मतलब एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। पर एक्चुअली क्या ऐसा नहीं होता। तो ये इसके बारे में एक तो ये था। दूसरा एक और था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करने से क्या होगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, सही बात है, एनर्जी को क्या करने वाला है, रेडिएट करेगा। मैक्सवेल के इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग है ये भी, एनर्जी रेडिएट करेगा मतलब बाहर निकलेगा। तो एनर्जी की वजह से जो स्पेक्ट्रम बनने वाला है, स्पेक्ट्रम जो बनने वाला है वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और एक्चुअल में कैसा होता है, कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस। और तुम्हें समझ में आया नहीं होगा ये पॉइंट, मुझे पता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एनर्जी बैंड, या उसको बोल दो कि अलग अलग कलर की बैंड। जैसे रेनबो होता है, तो रेनबो में देखा अलग अलग कलर बन जाते हैं, 7 कलर बनते हैं, ठीक है। तो वो 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम है। रेनबो में जो है 7 कलर दिख रहे हैं, वो क्या है, उसका एक स्पेक्ट्रम है। क्यों, अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी बैंड है वहां पे, तो उसको बोलते हैं वन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या एनर्जी कंटिन्यूस लॉस हो रही है। अगर लॉस कंटिन्यूस है तो जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो भी कैसा आना चाहिए, कंटिन्यूस आना चाहिए। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, कलर बैंड, उसका अलग अलग कलर का बैंड, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, ऑल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसके लिए, सबकी सब फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। पर एक्चुअल में क्या देखा अपन ने कि थोड़ी देर फ्रीक्वेंसी आई कुछ, सपोज न्यू1 फ्रीक्वेंसी है, फिर कुछ नहीं है, फिर न्यू2 फ्रीक्वेंसी है, फिर नहीं है, फिर न्यू3 फ्रीक्वेंसी है, मतलब बैंड आ गया से कि एक ये फ्रीक्वेंसी का बैंड आया एक, फिर बीच में कुछ नहीं आया, फिर फ्रीक्वेंसी मिल रही है अपन को पर्टिकुलर वैल्यू की, फिर नहीं आ रहा, फिर एक फ्रीक्वेंसी मिल रही है अपन को अलग अलग कलर की, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ हर्ट्ज में कुछ वैल्यू है, फिर कुछ छोड़ के वापस वैल्यू आई, फिर कुछ छोड़ के वापस वैल्यू आई, बीच में क्या है, गैप आ गया, क्या है, डिसकंटिन्यूस। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस घूम रहा है तो एनर्जी को कंटिन्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी, वो क्या कंटिन्यूस बननी चाहिए। उसके हिसाब से क्या होगा, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आएगा। इसका मतलब सबकी सब फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वहां पे, उसका जो स्पेक्ट्रम है एनर्जी का, उसमें क्या आनी चाहिए, सबकी सब फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। पर एक्चुअली क्या देखा अपन ने, डिसकंटिन्यूस, कुछ फ्रीक्वेंसी आई फिर नहीं आई, फिर कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट मिली अपन को, फिर नहीं मिली, फिर कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट मिली, फिर नहीं मिली। तो ये 2 लिमिटेशन थी इसकी मेजर। एक तो क्या था, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग घूम रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी कम होगी तो क्या आ जाएगा, वो इसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। दूसरा क्या है कि कंटिन्यूस घूम रहा है तो रेडिएशन हो रहा है एनर्जी का, उसकी वजह से एनर्जी स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए, कंटिन्यूस आना चाहिए, पर एक्चुअली कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूस। तो ये थी इसकी लिमिटेशन। क्लियर है। तो आज का इतना काफी है ज्ञान। नोट्स जो तुम्हारे पास आ रहे हैं उसको तुम लिखो सिस्टमेटिक कॉपी में, क्योंकि नोट्स खुद से लिखोगे उसका बेनिफिट है, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं।